नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार की पार्टी ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया, उसके पक्ष में वोट किया और जेडीयू नेता ललन सिंह ने लोकसभा में बीजेपी के नेता की तरह भाषण दिया। इस सब के बाद अब जेडीयू पार्टी में टूट शुरू हो गई है, बगावत शुरू हो गई है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता मोहम्मद कासिम अंसारी ने वक्फ संशोधन विधेयक पारित करने में पार्टी के समर्थन को लेकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार को पत्र भी लिखा। पत्र में उन्होंने कहा, वक्फ मुद्दे पर केंद्र का समर्थन करने वाली जेडीयू ने उन्हें निराश किया है। अंसारी ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने हिंदी में लिखे पत्र में कहा, मैं निराश हूं कि मैंने अपने जीवन के कई साल पार्टी को दिए। उन्होंने कहा कि मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे जैसे लाखों भारतीय मुसलमानों को अटूट विश्वास था कि आप एक विशुद्ध धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के ध्वजवाहक हैं, लेकिन अब ये विश्वास टूट गया है। हमारे जैसे लाखों समर्पित भारतीय मुसलमान और कार्यकर्ता जेडीयू के रुख से बहुत सदमे में हैं। अंसारी ने कहा कि वक्फ बिल भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है, हम इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकते। ये विधेयक संविधान के कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस विधेयक के जरिए भारतीय मुसलमानों को अपमानित और किया जा रहा है। ना तो आपको और ना ही आपकी पार्टी को इसका एहसास है। मुझे अफसोस है कि मैंने अपनी जिंदगी के कई साल पार्टी को दिए। लोकसभा से वक्फ बिल पास होने के बाद जेडीयू में बगावत शुरू हो गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि वक्फ बिल के लोकसभा से पास होने के साथ ही सेकुलर और कम्युनल दोनों नंगे हो गए हैं। बलियावी ने कहा, इस समय मुस्लिम उबल रहे हैं। इदारे रशिया का प्रमुख होने के नाते मैंने बिल में बदलाव के लिए कई सुझाव दिए थे, लेकिन इन सुझावों पर कोई पहल नहीं की गई। कागज कलम से लेकर सेकुलर दलों के नेताओं से मुलाकात तक हमने हर संभव कोशिश की, लेकिन कल रात संसद में सबके सब नंगे हो गए। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही इदारे शरिया की मीटिंग बुलाएंगे। हमारी लीगल सेल वक्फ बिल के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी। जहां जहां हाईकोर्ट हैं वहां वहां हमारी लीगल सेल है, उनकी जल्द बैठक होगी। हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ये वक्त फेसबुक और व्हाट्सएप पर लिखने का नहीं, बल्कि इस बिल के खिलाफ लड़ाई लड़ने का है। वक्फ संशोधन विधेयक पर अब बीजू जनता दल यानी बीजेडी के मुखिया और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने रुख में अचानक से बदलाव किया। पहले बीजू जनता दल ने इस बिल पर विरोध जताया था, लेकिन अचानक पार्टी के मुखिया ने फैसले पर अपने कदम वापस ले लिए और पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सस्मित पात्रा की ओर से सोशल मीडिया पर वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अपना रुख जाहिर किया। बीजेडी ने पार्टी के सांसदों को अंतरात्मा की आवाज सुनने को कहा। पार्टी ने साफ किया कि वोटिंग के लिए कोई व्हिप जारी नहीं किया गया है। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस ने केंद्र में अपने शासन के दौरान मुस्लिम महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया। वक्फ बिल पर बोलते हुए नड्डा ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 तलाक की प्रथा पर प्रतिबंध लगाकर मुस्लिम महिलाओं को मुख्यधारा में लाया। कांग्रेस पार्टी का जिक्र करते हुए नड्डा ने कहा कि आपने भारतीय मुस्लिम महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया, जबकि मिस्र, सूडान, बांग्लादेश और सीरिया जैसे मुस्लिम देशों में कई साल पहले 3 तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 1 दशक तक सत्ता में रहने के दौरान मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। नड्डा ने कहा, मैं वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं, क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाना है। वक्फ संशोधन बिल पर आज राज्यसभा में चर्चा की जा रही है। पक्ष और विपक्ष में नेता अपना अपना भाषण दे रहे हैं। बता दें, लोकसभा में बुधवार रात बिल के पक्ष में 288 सांसदों ने वोट किया था, वहीं बिल के विरोध में 232 वोट पड़े थे। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में 14 घंटे से ज्यादा चली गर्मागर्म बहस हुई। इस दौरान विपक्ष बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताता रहा और सरकार का पक्ष मुसलमानों का फायदा बताता रहा। वक्फ बिल पर बोलते हुए आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि अगर सरकार ने अनुच्छेद 26 का सही तरीके से अध्ययन किया होता तो इस संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती। आरजेडी सांसद ने कहा कि देश के माहौल पर गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कभी एक समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की बात की जाती है तो कभी किसी पुरानी मस्जिद ने नीचे खुदाई करने की, गाहे बगाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। ऐसे में सरकार के बिल का मसौदा और बिल की मंशा दोनों पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि खान पान, कपड़े, आभूषण, भाषा, इतने तकरारों की वजह से एक समुदाय आशंकित है।
उन्होंने कहा कि सिर्फ एक धर्म के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अगर करना ही है तो हर धर्म की संस्थाओं में दूसरे धर्म के लोगों को शामिल किया जाए। हिंदुओं, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों की संस्थाओं में दूसरे धर्म के लोगों को शामिल किया जाए। अगर ऐसा हो पाए तो मैं समर्थन करूंगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह तय कर लिया है कि सारे प्रयोग या सारे संयोग सिर्फ मुसलमानों के साथ होंगे, ये उचित नहीं है। वक्फ बिल को लेकर संजय सिंह ने राज्यसभा में कहा कि किसी भी धर्म के लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं है। ये वक्फ के बाद मंदिर, चर्च सबकी जमीन लेकर अपने दोस्तों को दे देंगे। उन्होंने कहा कि आप बिल लेकर जितने भी मंदिर ट्रस्ट हैं उनमें दलित और पिछड़ों को शामिल कीजिए। संजय सिंह ने आगे कहा कि क्या आप हिंदुओं के ट्रस्ट में गैर हिंदू को मेंबर बना सकते हैं? बिल से संविधान की हत्या की जा रही है। 2020 सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने शपथ ली थी कि 99% वक्फ संपत्ति डिजिटलाइज हो चुकी है, तो फिर सब डिजिटलाइज हो चुकी है तो क्या अब आप फसाद करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? आप फसाद करने वाले हिंदू हैं, हम सौहार्द वाले हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि आप कैसे तय करेंगे कि कौन मुस्लिम प्रैक्टिशनर है? कि आप घर में सीसीटीवी लगाएंगे? कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन नहीं? आप कैसे तय करेंगे? अभी भी मौका है। जो संवैधानिक और बाबा साहब के सिद्धांतों के खिलाफ ये बिल है, इसको वापस लिया जाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर गुरुवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा देश को बांटने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आई है। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी सरकार को हटाने के बाद जब नई सरकार बनेगी तो इस विधेयक को निरस्त करने का संशोधन लाया जाएगा। उन्होंने कहा, जब मौजूदा सरकार को हटाने के बाद नई सरकार बनेगी तो हम भाजपा द्वारा लाए गए वक्फ विधेयक को निरस्त करने के लिए नया संशोधन लाएंगे। वक्फ बिल पर बोलते हुए सदन में बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा था कि वक्फ बोर्ड ने बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर भी दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था? उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि वक्फ बोर्ड आनंद भवन और नेशनल हेराल्ड पर भी अपना दावा ठोकने वाला है। हालांकि अब इसका मोहम्मद जुबैर ने फैक्ट चेक किया है। उन्होंने कहा कि कल अनुराग ठाकुर ने झूठा दावा किया था कि वक्फ बोर्ड ने बेट द्वारका पर भी दावा किया। यह झूठा दावा है। यहाँ तक कि भाजपा की जामनगर सांसद पूनमबेन हेमत भाई ने भी 3 साल पहले इस फर्जी खबर का खंडन करते हुए कहा था कि वक्फ बोर्ड ने ऐसा कोई दावा नहीं किया और उन्होंने कानून मंत्री और जिला कलेक्टर के माध्यम से आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि की। यहाँ तक कि गुजरात वक्फ बोर्ड ने भी इस झूठे दावे की निंदा की और स्पष्ट किया कि उन्होंने बेट द्वारका में किसी भी भूमि के संबंध में हाईकोर्ट में कोई याचिका दायर नहीं की। ये याचिका सवाई पीर दरगाह शियाल बेट के बारे में थी, न कि बेट द्वारका के बारे में, जिसे वक्फ बोर्ड ने नहीं बल्कि एक निजी सुन्नी ट्रस्ट ने दायर किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ संशोधन बिल को वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम बताया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब हम महाकुंभ का आयोजन कर रहे थे तो वक्फ बोर्ड ने मनमाने ढंग से बयान दिया कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। ये वक्फ बोर्ड है या भूमाफिया बोर्ड है? उन्होंने आगे कहा, हम प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आभारी हैं कि उन्होंने लोकसभा में इस महत्वपूर्ण अधिनियम को पारित करके वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाई। फैक्ट चेक कर मोहम्मद जुबैर ने सीएम योगी के उस दावे का फैक्ट बताया जिसमें योगी ने कहा था कि वक्फ बोर्ड ने प्रयागराज में कुंभ की जमीन को भी अपनी जमीन बताया। जुबैर ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने हालिया भाषण में झूठा दावा किया है कि वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से बयान दे रहा है कि प्रयागराज में कुंभ की जमीन भी वक्फ की जमीन है। उन्होंने तथ्य बताया कि वक्फ बोर्ड ने कुंभ की जमीन पर दावा करने वाला कोई बयान नहीं दिया। ये दावा स्वयंभू मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने किया था। वो मोदी और योगी के बहुत बड़े समर्थक हैं। 2024 के चुनावों से पहले उन्होंने मुसलमानों से मोदी को वोट देने की अपील की थी, ना कि धर्मनिरपेक्ष दलों को। वो चाहते थे कि योगी और मोदी अखंड भारत की स्थापना करें। वो वास्तव में खुश हैं कि लोकसभा ने विधेयक पारित कर दिया। वो भाजपा के एक प्लांट हैं जो नियमित रूप से विवादास्पद बयान देने के लिए जाने जाते हैं। गोदी मीडिया को धन्यवाद जिन्होंने नियमित रूप से उनके वीडियो को गलत तरीके से पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए 25,000 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति को रद्द करने का फैसला सुनाया।
ये भर्ती पश्चिम बंगाल स्कूल सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के तहत हुई थी। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी, जिसके बाद कोर्ट का ये फैसला आया है। राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगे झटके के कुछ घंटों बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करती हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कोर्ट के इस फैसले को लागू करेगी और चयन प्रक्रिया को फिर से दोहराएगी। ममता ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से मिले कैश का जिक्र करते हुए कहा, अगर आप किसी मौजूदा जज के घर से पैसे बरामद करते हैं तो उसका केवल तबादला किया जाता है, फिर इन उम्मीदवारों का तबादला क्यों नहीं किया गया? ये आदेश देने वाले पहले जज अब भाजपा के सांसद हैं। भाजपा और सीपीएम ने इस फैसले को लाने के लिए साजिश रची है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सदन में मोदी सरकार को आज ट्रंप और चीन पर घेरा। उन्होंने सवाल किया कि मोदी सरकार अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए टैरिफ के मुद्दे पर क्या करने जा रही है। राहुल गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जवाबी शुल्क लगाए जाने का मुद्दा सदन में उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे एक मित्र देश ने अचानक हम पर 26% टैरिफ लगाने का फैसला किया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर देगा। इस दौरान राहुल गांधी ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र किया। उन्होंने कहा, एक बार किसी ने इंदिरा गांधी से पूछा था कि विदेश नीति के मामले में आप बाईं ओर झुकेंगी दाईं ओर। इंदिरा जी ने जवाब दिया था कि मैं बाईं या दाईं तरफ नहीं झुकूंगी, मैं सीधी खड़ी रहूंगी। मैं भारतीय हूं और मैं सीधी खड़ी रहूंगी। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा, वहीं बीजेपी और आरएसएस का अलग सिद्धांत है। ये कहते हैं कि हम सामने आने वाले हर विदेशी के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। यह उनकी संस्कृति और इतिहास में है। अमेरिका की ओर से भारत पर टैरिफ लगाए जाने के फैसले पर भारत सरकार की ओर से जो जवाब जारी किया गया है, उस पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने अमेरिकी टैरिफ पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी जवाब को कमजोर और कायराना प्रतिक्रिया कहा। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति शेयर करते हुए लिखा, टैरिफ निर्णय जिससे हमारी अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों के तबाह होने का खतरा है, उस पर भारत सरकार की ये कितनी निरीह, कमजोर और कायराना प्रतिक्रिया है। उन्होंने आगे लिखा, मोदी जी और उनकी टीम, अब बोलने का समय है, खुशामद करने का नहीं। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से भारत पर टैरिफ की घोषणा की गई है। इस पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। इसमें कहा गया कि वाणिज्य विभाग अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से की गई घोषणाओं की सावधानी से जांच कर रहा है। विकसित भारत के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विभाग भारतीय उद्योग और निर्यातकों सहित सभी हितधारकों के साथ मिलकर टैरिफ पर उनके आकलन का फीडबैक ले रहा है। उन्होंने आगे बताया कि वाणिज्य विभाग अमेरिकी व्यापार नीति में इस नए घटनाक्रम से बनने वाले अवसरों का भी अध्ययन कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ की घोषणा के बाद कई देशों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने कहा, हम बढ़ते ट्रेड में रुकावट नहीं चाहते हैं, हम ट्रेड युद्ध नहीं चाहते हैं, हम अमेरिका के साथ व्यापार और सहयोग के रास्ते पर लौटना चाहते हैं ताकि दोनों देशों के लोग बेहतर जीवन जी सकें। वहीं दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू ने वैश्विक व्यापार युद्ध की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए कहा कि सरकार को इस व्यापार संकट से निपटने के लिए अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए। कोलंबिया की विदेश मंत्री लौरा साराबिया ने कहा कि हम इस पर गौर कर रहे हैं ताकि देश के उद्योग और निर्यातकों की सुरक्षा की जा सके। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि टैरिफ अप्रत्याशित नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने कहा कि टैरिफ की घोषणा का कोई तर्क नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच की साझेदारी के खिलाफ है, यह किसी दोस्त का काम नहीं है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने अमेरिका से अपील की है कि वो इन एक तरफा लगाए गए टैरिफ को तुरंत वापस ले ले और अपने साझेदारों के साथ मिलकर बातचीत के जरिए ट्रेड से जुड़े विवादों का सही समाधान निकाले। वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन इस फैसले का कड़ा विरोध करता है और अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए मजबूत कदम उठाएगा। इससे पहले चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ पर टिप्पणी की। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने कहा कि ट्रंप ट्रेड को एक बदले की लड़ाई बना रहे हैं। बता दें, ट्रंप के टैरिफ के ऐलान का सबसे ज्यादा असर चीन पर हुआ है, क्योंकि अब सभी चीनी सामानों पर 34% और टैरिफ लगा दिया गया है। इससे पहले अमेरिका ने 4 मार्च को चीन से आने वाले सामान पर 20% टैरिफ लगाया था।
अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ को यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका बताया। उन्होंने कहा यह साफ है कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचेगा, अनिश्चितता बढ़ेगी और लाखों लोगों को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। वॉन डेर लेयन ने यह भी कहा कि टैरिफ का असर तुरंत दिखेगा और टैरिफ से खासकर कमजोर वर्ग को नुकसान होगा। अपने बयान के अंत में वॉन डेर लेयन ने यूरोप की एकजुटता पर जोर दिया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.